बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या है, क्या इसकी कंपोजिशन है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी हिस्ट्री कैसी है और ये कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ 70 ईयर्स ये कैसे इवॉल्व हुई है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, ये कितनी ताकतवर है और ये कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, या यूं कह के पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाईएस्ट ऑफिस जो प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस है उसको किस हद तक ये इन्फ्लुएंस कर सकती है, और पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फॉर्म कैसे हुई थी और ये इवॉल्व कैसे हुई है ओवर द पीरियड ऑफ 70 ईयर्स। इन सब चीजों को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एक बहुत लंबा टॉपिक है, हो सकता है मैं इसके कुछ हिस्से यहाँ से कट कर दूं और थोड़ा हिस्से पे ही बात करूं। सबसे पहले आता है कि पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एवोल्यूशन, वो कैसे बनी और कहाँ से बनी। आप सबको पता होगा 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ। पाकिस्तान के आजाद होने के बाद पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा जो बुरा हुआ था वो ये हुआ था, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई। उसके बाद एक लीडरशिप क्राइसिस पाकिस्तान के सामने आ गया, लीडरशिप वैक्यूम था, उसको लियाकत अली खान ने फुलफिल करने की कोशिश की, तो लियाकत अली खान की भी असैसिनेशन हो गई। उसके बाद तो पाकिस्तान के पास कुछ ज्यादा खास लीडरशिप नहीं थी। उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप थी जो मुस्लिम लीग से बिलोंग करती थी वो सारी की सारी थी आपकी प्रेजेंट बांग्लादेश में और कुछ सिंध में और थोड़ा बहुत हिस्सा पंजाब में था। लेकिन पाकिस्तान की जो उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी थी वो सारी की सारी बरतानिया से इन्फ्लुएंस हुई थी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इनको वापस पावर में आने ही नहीं देना, और उन्होंने अपनी साजिशों के जरिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जितनी भी सारी की सारी लीडरशिप है उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम, दूसरे इल्जाम, ट्रेटर हैं, गद्दार है, हिंदुस्तान के यार है, वगैरह वगैरह के इल्जाम लगाकर पूरी की पूरी लीडरशिप को साइडलाइन कर दिया। यहाँ पर यह बात बड़ी ध्यान तलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप जो थी उस वक्त वो सारी की सारी बंगाल बेस्ड थी। बहुत कम लीडरशिप आपकी केपी के फाटा वगैरह सिंध और पंजाब में स्टेब्लिश थी। तो इस वजह से भी इस स्टेब्लिशमेंट को ताकतवर होने का ज्यादा मौका मिला, क्योंकि उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी काबिल नहीं थी और जितनी भी थी वो बांग्लादेश में थी और बांग्लादेश के साथ ईस्ट और वेस्ट वाले चक्कर में बड़े फटे पड़े हुए थे। यहाँ पर यह भी समझ में आता है कि ईस्ट और वेस्ट वाला जो पाकिस्तान का फटा था वो भी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट ने एक्सप्लॉइट किया अपने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए। इसी तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद क्राइसिस बनाती गई मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट और उस सारे क्राइसिस का मलबा डालती गई पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर और खुद को हीरो साबित कर दी गई। इसी तरह पूरे 70 साल में हीरो साबित करने के बाद आज हमें मालूम पड़ रहा है कि असल में मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट ही सारी की सारी साजिशें करती है, उसके बाद खुद को हीरो बनाकर बेचती है आवाम के सामने और फिर कहती है कि सारा का सारा मलबा पॉलिटिशियंस के ऊपर ही डाल दिया जाए। ये एक शॉर्ट इंट्रो है मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट के एवोल्यूशन का कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट कैसे इवॉल्व हुई। हालांकि तारीख में दो ऐसे मौके आए थे जब मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट का कला कमा किया जा सकता था, लेकिन ड्यू टू इनएप्ट पॉलिटिकल लीडरशिप वो नहीं हो सका। एक वक्त आया था जब जुल्फिकार अली भुट्टो इनका कला कमा करने वाले थे तो उसे जनरल जिया ने हटा दिया और वो भी मुल्लों की मदद से हटा दिया। इसी वजह से आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और मौलवियों का काफी ज्यादा टसल रहता है। दूसरा वक्त अब आया था जब बेनजीर भुट्टो ने नवाज शरीफ को ऑफर की थी कि आप हमारे साथ मिल बैठकर इस एस्टेब्लिशमेंट का खुडे लाइन लगाते हैं। तब नवाज शरीफ ने थोड़ा बहुत माना था, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ ने बैक ट्रैक कर लिया और उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को ही बैक स्टेप कर दिया था। तीसरा मौका आया था 2007 में जब नवाज शरीफ के साथ मेमोरेंडम ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था बेनजीर भुट्टो ने। पहला मौका बेनजीर और नवाज शरीफ के दरमियान आया था 95-96 के दौरान, और उसके बाद जो नया मौका आया था वो अब बेनजीर के साथ आया था 2007 में। वो उसके बाद भी नवाज शरीफ ने जनरल कियानी के साथ मिलकर पूरे साल 8 साल पीपल्स पार्टी को पीछे बैक स्टेप करता रहा। 2007 के मेमोरेंडम ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भी नवाज शरीफ ने जनरल कियानी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को बैक स्टेप किया और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ तक के 2017 में जनरल बाजवा से मिलकर भी आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को बैक स्टेप किया और पुराने हिसाब किताब चुकते किए। अब ये तो थे सारी की सारी छोटी मोटी हिस्ट्री, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या क्या करती रही है, किस तरह पॉलिटिकल प्लेयर है, क्या करती है, किसको किसके खिलाफ इस्तेमाल करती है। अब आते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कंपोजिशन और उसका पावर। आप सब समझते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बस एक आर्मी चीफ होता है, ऐसे नहीं होता। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे हिस्से होते हैं। इसमें आपके कोर कमांडर्स आते हैं, फॉर्मेशन कमांडर्स आते हैं, इसमें आपके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ आते हैं, इसमें आपके एयरफोर्स के हेड्स आते हैं, इसमें नेवल हेड्स आते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिलेटेड लीडरशिप आती है, और इनके अलावा अच्छी खासी बिजनेस कम्युनिटी है, और इसके अलावा वो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपॉर्चुनिस्ट होती है, जिनकी कोई ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं होती है अवाम में, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाकर कुछ अच्छी खासी सीटें लेकर और कुछ किंग मेकर का रोल भी प्ले कर सकती है पार्लियामेंट के अंदर। तो वो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी आती है, जुडिशरी के कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं, जो सारी की सारी जुडिशरी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे जजेस होते हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर चैनल पे राब्ते पे होते हैं और वो उनके कहने के ऊपर फैसले कर सकते हैं। जैसे लाहौर हाई कोर्ट में तो यही कहा जाता है कि सारे के सारे जजेस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ही चल रहे हैं। इसलिए आप जब भी देखते होंगे ना कोई फैसला जब भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आता है तो विद इन 6 आवर्स या 5 आवर्स कोई ना कोई बेंच बैठ जाता है और वो उस फैसले को नल एंड वाइड कर देता है। वजह सिर्फ यही होती है कि इनके बहुत सारे
जजेस इनके कांटेक्ट में होते हैं। और उसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी है, जैसे मलिक रियाज हो गया, और भी बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करती है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जिसमें आपके मिलिट्री के सारे इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, जिसमें मिलिट्री के बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, लैंड्स है, मतलब एक फुल्ली फंक्शनिंग बिजनेसेस है जिससे उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आता है। आमतौर पर हमें यह कहा जाता है कि पाकिस्तान मिलिट्री का बजट तकरीबन 1500 अरब रुपए है और ये तकरीबन 15 to 20% ऑफ फेडरल बजट बन जाता है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। 1500 अरब रुपए तो वो होते हैं जो हमें बताए जाते हैं, उनमें से मतलब समझ लो आप 1300 साढ़े 1300 अरब रुपए इनके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स और दूसरी सर्विसेज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। 150 अरब के करीब इनके डेवलपमेंट के फंड होते हैं। इसके अलावा भी इनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, वो कभी भी रिकॉर्ड में इस तरह से वाजे नहीं किए जाते जिस तरह से होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान रेंजर्स को 100 बिलियन रुपीस के करीब मिलते हैं, वो कभी भी बताए नहीं जाते कि वो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जाते हैं, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही पाकिस्तान रेंजर्स को कंट्रोल करती है। 100 बिलियन रुपीस आप वो लगा लें। उसके अलावा 300 से 350 अरब रुपए पेंशन के पैसे होते हैं, वो भी कभी भी इस बजट में नहीं डाले जाते, वो एक्स्ट्रा होते हैं। फिर म्यूनिशन वगैरह मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को चलाने के लिए 200 अरब रुपए सालाना पड़ते हैं, वो 200 अरब रुपए एक्स्ट्रा हो जाते हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑपरेशन कंडक्ट करना हो, कहीं जाना हो, वो सारे के सारे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और एडिशनल बजट से लिए जाते हैं, वो भी कभी उस बजट में जो फेडरल में दिखाया जाता है उसमें साबित नहीं किए जाते, ना ही शो किए जाते। मिलिट्री परचेज, जो भी चीजें परचेज करनी होती है वो फेडरल बजट से अलग होती है और उनके लिए अलग बजट सैंक्शन होता है, वो भी कभी भी दिखाया नहीं जाता। सो इन टोटल 2500 अरब के करीब आपकी मिलिट्री का बजट बन जाता है। ये 1500 अरब से 1000 अरब रुपए ज्यादा होता है और ये आपके तकरीबन 40 to 45% बन जाता है टोटल फेडरल बजट का। 2500 अरब रुपए वही पैसे है जो हम चारों सूबों को चलाने के लिए देते हैं। फेडरल चारों सूबों को चलाने के लिए 2500 अरब रुपए देता है और जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सूबों को पॉपुलेशन वाइज। सो इतना ही ज्यादा पैसा आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी ले जाती है। ये बड़े गलत तरह के फैक्ट्स बताए जाते हैं कि 1500 अरब रुपए का बजट होता है, और भी ज्यादा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वगैरह वगैरह होती है। और दूसरी लैंड वगैरह जो बिजनेसेस इनके चल रहे होते हैं उनसे पे इनको जो पैसे आते हैं वो तो काफी ज्यादा ऑडिट होते हैं, अकाउंटेबल भी नहीं होते। अब आते हैं कि अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट क्या सिस्टम है पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। ये हमें बार बार बताया जाता है कि आर्मी के अंदर एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, वो खुद को खुद ही अकाउंटेबल करते हैं। ये सब कुछ बकवास है, कुछ भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर इनका चीफ चाहे कुछ भी कर जाए, कोई भी जनरल में इतना दमखम नहीं है कि वो अपने चीफ को क्वेश्चन कर सके। हाँ, थोड़ा बहुत सवाल पूछने का हक दिया जाता है फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, बाकी चीफ इज ऑलवेज राइट, यही पॉलिसी हमेशा चलती रहती है। अब आते हैं कि इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन पे की है, क्या कंट्रीब्यूशन इससे नहीं हो सकी, और कौन सी ऐसे चीजें हैं जो इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से नुकसान हुआ। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हर मुल्क को किसी न किसी तरह की एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत पड़ती है, या किसी न किसी फॉर्म में एक एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत पड़ती है, ताकि अगर इन केस उनका पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो वो एस्टेब्लिशमेंट ही उस मुल्क को चला सके। इंडिया के अंदर पुलिस, आर्मी वगैरह, जुडिशरी, ये सब कुछ उनकी एस्टेब्लिशमेंट ही है, जो चाहे जैसे चाहे मुल्क को चला सकती है, लेकिन वो बड़े सलीके से चलते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को चैलेंज नहीं करते। इसी तरह यूएसए के अंदर भी एक अच्छी खासी मिलिट्री लीडरशिप मौजूद है, वो भी अपने प्रेसिडेंट को चैलेंज नहीं करते। पाकिस्तान में मसला यह है कि यहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बार बार उठकर पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप को चैलेंज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बड़े फटे पड़ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस 2008 के बाद आसिफ अली जरदारी, हिनारा बानी खैर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के दरमियान अच्छी खासे डायलॉग्स हुए थे कि सियाचिन को कैसे डीमिलिटराइज करना है और सियाचिन से फौजें दोनों मुल्कों ने निकालनी है। लेकिन जैसे ही ये बातें आगे चलना शुरू हो गई तो इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सियाचिन हमने बड़ी मुश्किल से लिया है और वगैरह वगैरह, बहुत सारे उल्टे सीधे बहाने बना दिए, और उसके बाद उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी वहां से विड्रॉ कर लिया कि नहीं, हम ये डायलॉग और ये टॉक्स नहीं कर सकते। तो देखिए, वहां की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी बात मनवाई, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एटीट्यूड, ईगो और अना बहुत ज्यादा है। अब आते हैं कि इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट भी किया है इस मुल्क के लिए या नहीं। एक तरह से देखा जाए तो बहुत कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट भी किया है। आपके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाया, चारों सूबों को जोड़ के रखा हुआ है और बहुत सारी चीजें की हैं। लेकिन इससे भी अच्छी चीज ये थी कि 5 टाइम बिगर एनिमी जो इंडिया है उसको रोकने में ये कामयाब हो गए हैं 70 साल के लिए। अब आते हैं कि इनके वजह से ड्रॉबैक्स, इनकी वजह से क्या क्या हुए हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ है कि इनकी वजह से एक अच्छी खासी पॉलिटिकल लीडरशिप उभर ही नहीं सकी, बल्कि इन्होंने अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया, जिन्होंने वक्त पर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बल्कि उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ही ज्यादातर प्रिजर्व किया, बाकी पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को बार बार धोखा दिया। इस तरह के अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पसंद आते हैं, क्योंकि वो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, इन्हें कभी चैलेंज नहीं करते, क्योंकि उन्हें पैसे बनाने होते हैं और पैसे बना के बाहर भेजने होते हैं। सो वो क्यों इस मुल्क की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करेंगे ताकि उनके इख्तियार को खतरा ना हो जाए। इस तरह के अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप लाने से आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को शॉर्ट टर्म फायदे तो हुए, लेकिन पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को बड़े ही स्ट्रेटेजिक डैमेजेस हुए, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा हमने 1971 में भुगता। उसके बाद हमने 9/11 के बाद एक अच्छी खासी जंग भुगती। कराची के अंदर आपके सारे के सारे टेररिज्म वगैरह
जो MQM ने किया था, ये एक अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी जिसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, इसी वजह से भुगता। सो इस वक्त इस डिस्कशन को मैं कंक्लूड करता हूँ, ये काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ फाइट बैक कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सो ओवरऑल स्टोरी ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हर मुमालिक के अंदर होती है और वो अच्छा खासा काम भी करती है, सर्विसेज भी देती है मुल्क को, लेकिन कभी कभार वो नुकसान भी दे सकती है मुल्क को। इनसे बचाने के लिए एक अच्छा खासा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होना चाहिए मुल्क के अंदर। ये नहीं हो सकता कि आप सारा का सारा सिस्टम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दें और ये समझे कि ये बस कॉम्पिटेटिव लोग हैं, ये खुद ही संभाल लेंगे। नहीं, इनके अंदर भी फ्लॉज होते हैं और ये भी कभी कभार बड़े मसले पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।